हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है नेक्स्ट रैंकर। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट नंबर 7 और यूनिट का नाम है बेटा ग्रेविटेशन। तो अगर आप लोगों को बताएं तो ग्रेविटेशन के बारे में आप लोग क्लास 9th में भी इंट्रोडक्शन किए हुए हैं और क्लास 11th में भी इंट्रोडक्शन किए हैं। तो थोड़ा सा उसी इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हुए फिर हम मेन टॉपिक पे आते हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन बेटा देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा बच्चे डिफरेंस में दिक्कत रहता है कि सर ग्रेविटी और ग्रेविटेशन क्या सर दोनों चीजें सेम होती हैं। तो नहीं बेटा, दोनों चीजें सेम नहीं होती, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में डिफरेंस क्या होता है। देखो बेटा ग्रेविटी क्या होता है, अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के अपने सेंटर की तरफ खींचती है तो वो हमारा क्या होता है बेटा ग्रेविटी, ठीक है। और ग्रेविटेशन क्या होता है, पूरे यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडी को अगर हम ले लें तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा ग्रेविटेशन। जैसे हम हो गए और ये स्टाइलस हो गया तो हमारे इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशन। लेकिन अगर मैं स्टाइलस को ऐसे छोड़ूं तो स्टाइलस कहाँ जाएगा बेटा, स्टाइलस नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे गया तो मतलब नीचे कौन खींच रहा है बेटा, अर्थ खींच रहा है। तो यहाँ पे कौन सा होगा बेटा ग्रेविटी। तो याद रखिएगा ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में बहुत एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, याद रखना। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन हमेशा क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरह बिहेव करते हैं, कभी भी रिपल्सन नहीं होता। क्योंकि हम जानते हैं कि देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होते हैं। जैसे अगर हम दो चार्जेस ले लें, सेम चार्जेस हैं तो रिपल्सन होगा, अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन होगा। और अगर यही चीज अगर मैग्नेट में भी बात करें तो सेम पोल है तो क्या होगा रिपल्सन होगा बेटा, और अपोजिट पोल है तो क्या होगा अट्रैक्शन होगा। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो क्या करता है बेटा, एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में किन्हीं भी दो बॉडी के बीच में लगता है वो हमारा क्या होता है बेटा ग्रेविटेशन, ठीक है। और ग्रेविटेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्रेविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ग्रेविटी को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक चीज और दूसरी चीज क्या होती है बेटा, ग्रेविटेशन जो होता है वो कभी भी बेटा उसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है बेटा, ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू चेंज होगी, जैसे जैसे सरफेस से हम नीचे की तरफ जाएंगे तब भी जी की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। सर्फ अर्थ के रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। और पोल से इक्वेटर या इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो भी जी की वैल्यू क्या होगी बेटा, चेंज होगी, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन समझाएं आप लोगों को कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो किसी भी दो बॉडी के बीच में लगता है। और ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है वो हमेशा बॉडी के सेंटर से लगता है, ठीक है। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा ग्रेविटेशन और ग्रेविटी वो हमेशा बॉडी के कहां से लगेगा बेटा, सेंटर से, ठीक है। तो ग्रेविटी क्या होता है, ये ग्रेविटी होता है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द अनदर बॉडी लेइंग और नियर द सरफेस, ठीक है। तो अभी हम समझाएं ग्रेविटी क्या होता है, अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो देखो बेटा ग्रेविटी को हम ग्रेविटेशन बोल सकते हैं, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्रेविटी को हम ग्रेविटेशन बोल सकते हैं लेकिन ग्रेविटेशन को ग्रेविटी नहीं बोल सकते, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। क्यों नहीं बोल सकते बेटा, ग्रेविटी जो होता है बेटा, अब देखो ग्रेविटी को ग्रेविटेशन कह रहे हैं तो ग्रेविटेशन क्या कहता है, ग्रेविटेशन कहता है कि कोई भी दो बॉडी ले लीजिए, और ग्रेविटी कहता है कि एक बॉडी हमारा अर्थ होना चाहिए। तो ग्रेविटेशन कह रहा है कोई भी दो बॉडी ले लीजिए, तो एक बॉडी हम अर्थ ले रहे हैं, एक हमारा कोई भी दूसरा बॉडी है, तो वहां पे ग्रेविटी को हम ग्रेविटेशन कह पाएंगे। लेकिन ग्रेविटेशन बोलता है कि हमें कोई भी दो बॉडी लेना है, लेकिन ग्रेविटी कहता है नहीं, हम एक बॉडी हमारा कौन सा रहेगा, अर्थ रहेगा। तो याद रखिएगा सर, ग्रेविटी को हम ग्रेविटेशन बोल सकते हैं लेकिन ग्रेविटेशन को कभी भी ग्रेविटी नहीं बोल सकते, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब हमें यहाँ पे पढ़ना है फ्री फॉल के बारे में। तो फ्री फॉल क्या होता है, जैसे बेटा अगर मान लो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं बेटा, छोड़ रहे हैं, तो जैसे अगर हम छोड़ रहे हैं, अब मैं फोर्स लगा के इसको नीचे की तरफ नहीं फेंक रहा हूँ, ठीक है, बस इसको मैं ऐसे फ्रीली छोड़ रहा हूँ,
तो जैसे बेटा मैं फ्रीली छोड़ूंगा तो ये बॉडी कहाँ गई बेटा, नीचे की तरफ गई। तो नीचे की तरफ गया तो मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगाया बेटा, ग्रेविटी लगाया, और अर्थ अपने इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो ये बॉडी कहाँ गई, नीचे की तरफ गई। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है बेटा, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, एक्सेलरेशन किसके वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। तो ये हमारा क्या होता है, फ्री फॉल। अब हम आगे बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का, एक सेकेंड, चले। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, तो न्यूटन साहब 1687 में एक बुक पब्लिश किए थे। उस बुक का जो नाम था, इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपिया। ठीक है, बुक का क्या नाम था, प्रिंसिपिया। तो उन्होंने उस बुक के अंदर क्या मेंशन किया था, उन्होंने बोला था कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल है वो क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा एवरी अदर पार्टिकल which within a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान से समझते हैं। किताबों में बेटा इसी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नाम से भी लिखा हुआ है। तो न्यूटन साहब क्या किए थे, न्यूटन साहब 1687 में एक बुक पब्लिश किए थे। उस बुक में, बुक का जो नाम था, टाइटल था, वो बुक का नाम था प्रिंसिपिया। उन्होंने इस बुक में क्या लिखा था कि अभी हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़े हैं। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, पूरे यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो इन्होंने बताया कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, इन्होंने बेटा क्या बात किया था, इन्होंने बात किया था कि अगर दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो लगने के बाद उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। तो इन्होंने बताया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जैसे बेटा हम मान लेते हैं ये हमारा दो बॉडी है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इसका मास बोल देते हैं बेटा m1 और इसका मास बोल देते हैं बेटा m2। ठीक है, तो अब ये जो फोर्स लग रहा है ये कहाँ से लग रहा है, सेंटर से लग रहा है। यहाँ पे भी जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ से लग रहा है बेटा, सेंटर से। तो अब ये फोर्स हमेशा क्या होते हैं, अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। तो मान लेते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, स्मॉल r। तो याद रखिएगा आपके बुक में बेटा डी भी लिख दिया जाता है, तो आप डी लीजिए या आर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने बताया था कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मास के। ठीक है, तो यहां समझते हैं। तो जो फोर्स लगेगा, यहां से भी एक फोर्स इनके बीच में लगेगा, यहां से भी ये फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करेंगे तो जो फोर्स लगेगा वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मास छोटे छोटे, जैसे अब ये स्टाइलस, इसका मास क्या है, बहुत कम, तो इसके और मेरे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, बहुत कम लगेगा। लेकिन अब हम दो प्लैनेट के लिए बात कर ले तो वो प्लैनेट का मास क्या होता है, बहुत ज्यादा, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, बहुत ज्यादा। तो वहां पे ग्रेविटेशन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वहां पे बताएगा कि जो फोर्स होता है, अगर हम दो बॉडी की बात कर रहे हैं तो दो बॉडी का मैग्नीट्यूड कितना होगा फोर्स का, वही हमारा कौन बताता है बेटा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है। तो इन्होंने बताया था कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर दो बॉडी हैं, अगर वो पास पास हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर बॉडी दूर चली जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा। तो याद रखिएगा सर, अगर आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाना है तो डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे, दूरियां बढ़ाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा बेटा। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो इन्होंने बताया कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब दोनों को मैं साथ में कंबाइन करता हूं, तो साथ में कंबाइन करेंगे तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 बाई r स्क्वायर,
और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमें पता है एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। तो कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, कैपिटल जी को बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं बेटा। तो कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। कहीं भी अगर हम जाएं, किसी भी प्लेनेट पे जाएं, कहीं भी जाएं, हर जगह जी की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, कैपिटल जी की। ठीक है, स्मॉल जी की बात नहीं कर रहे बेटा, स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये जो जी की वैल्यू होती है, जब बेटा सारी वैल्यू कैलकुलेट की गई तो ये जो कांस्टेंट आए, कांस्टेंट की वैल्यू है बेटा 6.67 इंटू 10⁻11। अगर बेटा जी की वैल्यू निकाले तो आर को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ एफ इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और ये मास प्रोडक्ट में नीचे भेजेंगे तो क्या करेगा, डिवीजन करेगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन, और आर हमारा क्या होता है, लेंथ। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। और ये मास है, मास को किस में लिखते हैं, किलोग्राम में, तो ये इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी हमारी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हम जानते हैं अगर दूसरे यूनिट में लिखना चाहें तो ये हमारा कौन सा यूनिट है, ये बेटा हमारा एसआई यूनिट है। ये हमारा कौन सा यूनिट है बेटा, एसआई यूनिट है। और ये वाला कौन सा यूनिट है, तो इस यूनिट को हम बोलते हैं बेटा सीजीएस यूनिट। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट में हम फोर्स को किस में लिखते हैं बेटा, डायने में, और यहाँ पे एसआई यूनिट में किस में लिखते हैं, न्यूटन में। तो यहाँ पे डायने सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझिए। तो हमें पता है कि अब यहाँ पे सीजीएस यूनिट में क्या लिखते हैं, डायने सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, और एसआई यूनिट में क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें पता है न्यूटन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m1 L1 T-2, और लेंथ की बात करेंगे तो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 और m1। ठीक है, ये मास है। अब बेटा ये ऊपर चला जाएगा तो m⁻⁻1 L3 T-2। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है सर, समझ रहे हैं आप। अब आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से समझिए। अब हमें पढ़ना है वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब देखो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म यहाँ पे डायरेक्शन की बात होती है। ठीक है, कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, कहाँ से लग रहा है। तो हम फिर से वही चीज देखते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारा क्या है, यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m1, एक दूसरी बॉडी है मास m2। तो हम पढ़ें कि यहाँ से एक फोर्स लगेगा तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, और यहाँ पे फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। यहाँ से रेडियस वेक्टर मान लेते हैं क्या है बेटा, r12, और इधर से अगर देखेंगे तो r21 कैप। ठीक है, तो f12 की वैल्यू लिखेंगे तो हम जानते हैं बेटा, अभी पढ़े हैं कि f इक्वल्स टू क्या होता है, g m1 m2 बाई क्या होता है, r स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे f12 इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, g1 m1 m2 बाई r स्क्वायर और r कैप 12। ठीक है, अब ये माइनस क्या बता रहा है बेटा, माइनस डायरेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, माइनस से कोई परेशान मत होइएगा आप लोग, माइनस क्या बता रहा है बेटा, माइनस डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे f12 के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे बॉडी का अट्रैक्शन क्या होगा, इधर की तरफ होगा, तो रेडियस वेक्टर इधर से लेंगे, और फोर्स हमारा इधर से देख रहे हैं, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन क्या है, इस वजह से यहाँ पे साइन क्या लगेगा, माइनस का। यहाँ पे f21 के लिए लिखेंगे तो सेम यही फॉर्मूला आएगा, और यहाँ पे भी साइन क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो हम जानते हैं कि r12 कैप इक्वल्स टू r21, बस यहाँ पे साइन क्या लगा देते हैं, माइनस का। तो अगर इसको हम इससे रिप्लेस करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि f12 जो है वो f21 के बराबर है, बस उनका मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन क्या है बेटा, अलग अलग है। मतलब दोनों का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन क्या होंगे बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है बेटा, वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ कि जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि r12 अपोजिट टू द डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं, ध्यान से समझिए आप लोग। अब हम बात करते हैं बेटा ग्रेविटेशन के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, ग्रेविटेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो हमें पता है कि जैसे अगर हमारा कोई वेव है, ठीक है, जैसे लाइट वेव है और साउंड वेव है,
तो हमें पता है कि साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, तो साउंड वेव हमारा क्या है, मैकेनिकल वेव है, ठीक है। और लाइट वेव, सन की लाइट अर्थ तक आ रही है तो उसे ट्रैवल करने में तो मीडियम की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि वहाँ पे पूरा क्या है, वैक्यूम है। तो उसको हम कौन सा वेव बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट होता है। किसका इंडिपेंडेंट होता है बेटा, मीडियम का, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये नहीं होता कि इस मीडियम में है तो कुछ अदर फोर्स लगाएगा, या अगर हम मीडियम चेंज कर देंगे तो अदर फोर्स लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब उसको मीडियम से कोई भी लेना देना नहीं है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो हम पढ़ें कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब थोड़ी देर पहले हम वही तो निकाले थे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम निकाले थे कि जो फोर्स है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बस डायरेक्शन क्या है, अलग है। तो इससे मतलब क्या निकला कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारा क्या बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। ये न्यूटन थर्ड लॉ को क्या कर रहा है बेटा, ओबे कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब आगे चलते हैं, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बेटा, ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं बेटा, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। और आगे बात करें कि सेंट्रल फोर्स, तो हम बताएं कि यहाँ पे जो दो मासेस होते हैं वो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, तो कहाँ से लगाते हैं बेटा, अपने सेंटर से। तो इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स को हम क्या बोल देते हैं बेटा, सेंट्रल फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास कोई एक बॉडी है और वो फ्रीली फॉल कर रहा है, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं, जैसे अभी तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जैसे ये हमारा क्या है बेटा, अर्थ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्थ है। अब यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है, तो जैसे बेटा ऑब्जेक्ट के ऊपर बिना फोर्स लगाए छोड़ेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा बेटा, नीचे अर्थ की तरफ आएगा। तो मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा बेटा, ग्रेविटी की वजह से। एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा, ग्रेविटी की वजह से। तो वही हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं बेटा, कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं बेटा कि देखो, अब अगर कोई बॉडी है, किसी बॉडी के चारों तरफ घूम रहा है, तो कब कोई बॉडी चारों तरफ घूमती है, जब उनके बीच में अंदर की तरफ क्या लगता है बेटा, एक सेंट्रल फोर्स लगता है, ठीक है। अब जो फोर्स अंदर की तरफ लगता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंटीपिटल फोर्स। और जो फोर्स बाहर की तरफ लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, सेंटीफ्यूगल फोर्स। जैसे आप सभी लोग किए होंगे, एक रस्सी लीजिए, ठीक है, पतंग उतंग सब लोग उड़ाए होंगे, तो एक रस्सी लीजिए, उसमें एक पत्थर बांधिए, और पत्थर बांध के ऐसे जब घुमाए होंगे तो देखोगे जब तक आप बेटा थ्रेड को पकड़े हुए तब तक बॉडी क्या कर रही है, घूम रही है। जैसे आप छोड़ते होंगे वो पार्टिकुलर किसी डायरेक्शन में चली जाती होगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे घूम क्यों रही है, क्योंकि आपने अंदर की तरफ कुछ न कुछ क्या लगाया बेटा, फोर्स लगाया, जिसके वजह से बॉडी का मोशन क्या हो रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन कह सकते हैं, ठीक है। वो एक फिक्स पॉइंट से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। लेकिन अगर जैसे आपने थ्रेड को छोड़ा तो वो क्या रोटेट करती है, नहीं, वो पार्टिकुलर किसी डायरेक्शन में आगे की तरफ चली जाती है। तो जैसे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, सन है, और सन क्या कर रहा है बेटा, सन के चारों तरफ हम जानते हैं प्लेनेट क्या कर रहे हैं, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है बेटा, सन है, और सन के चारों तरफ प्लेनेट क्या कर रहे हैं बेटा, रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब एक बात बताइए, जब ये प्लेनेट इधर रहा होगा तो इसके ऊपर जो टेंजेंशियल फोर्स लगा होगा वो इस डायरेक्शन में लगा होगा, तो बॉडी इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश की होगी। लेकिन अंदर की तरफ फोर्स लगने की वजह से, अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है बेटा, सेंटीपिटल फोर्स। तो अंदर की तरफ फोर्स लगने की वजह से ये अपने डायरेक्शन को क्या किया बेटा, चेंज किया, बॉडी इधर की तरफ आई। जब बॉडी यहाँ रही होगी तो उसके ऊपर बेटा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा, इधर की तरफ बॉडी जाने की कोशिश की होगी। लेकिन अंदर की तरफ फोर्स लगने की वजह से बॉडी क्या करती है बेटा, बॉडी सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करती है। तो इस तरीके से बॉडी क्या करिए, हमारा सन के चारों तरफ घूमती रहती है, ठीक है। तो हम जानते हैं जो सेंटीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है बेटा, mv²/r। और हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ma, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, gm। अब मान लेते हैं हमारे पास दो बॉडी है,
जैसे अभी हम फिलहाल बात कर लेते हैं अपने सन और प्लैनेट की। तो मान लेते हैं सन का जो मास है वो कैपिटल एम है, और जो प्लैनेट हम कंसीडर कर रहे हैं उसका मास क्या है बेटा, स्मॉल एम है। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या बोल दे रहे हैं बेटा, उस डिस्टेंस को हम स्मॉल आर बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा प्लैनेट और सन के बीच में वो क्या लगेगा, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। और आर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज या टू हेवनली बॉडीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो अब बेटा इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ध्यान से देखिए। तो इक्वेशन सेकंड क्या था बेटा, वो था हमारा F इक्वल्स टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन, और दूसरा जो था वो हमारा क्या था बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों फोर्स सेम बॉडीज के बीच में लग रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब इन दोनों फोर्स को आपस में इक्वल करेंगे तो m से बेटा m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा बेटा, जी एम बाई आर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है बेटा, ग्रेविटी। तो a को किससे रिप्लेस कर देंगे, g से। तो g इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। अब आगे ध्यान से समझिए। तो अगर मैं अर्थ के लिए बात करूं, ठीक है, किसके लिए बात करूं बेटा, अर्थ के लिए। तो हम अर्थ के लिए जानते हैं कि अर्थ का जो रेडियस होता है, ठीक है, अर्थ का रेडियस जो होता है, अब देखिए ध्यान से समझिए। जैसे बेटा मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, यहाँ हमारा अर्थ का क्या है बेटा, सेंटर है, और अर्थ का टोटल मास क्या है, कैपिटल एम, और ये अर्थ का क्या है बेटा, रेडियस कैपिटल आर। अब आर की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो जब 6400 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो वो कितना आएगा बेटा, 6.4 इंटू 10⁶। अब यहाँ पे जो आर है वो अर्थ का रेडियस है। अब मान लीजिए यहाँ से आप सर्टेन हाइट ऊपर है, कुछ हाइट ऊपर है, तो मान लेते हैं हम कितने हाइट ऊपर है, h हाइट ऊपर है, और यहाँ पे कोई एक बॉडी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बॉडी है जिसका मास क्या बोल दे रहे हैं बेटा, हम स्मॉल है। ठीक है, तो जब इस बॉडी को छोड़ेंगे तो एक्सेलरेशन किसके वजह से होगा बेटा, ग्रेविटी की वजह से। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो वो क्या आ जाएगा बेटा, स्मॉल आर। और स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर लिखोगे बेटा, आर प्लस एच के बराबर लिखोगे। अब h जो होता है वो सरफेस से ऊपर की हाइट, तो सरफेस के ऊपर बेटा आप 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर। अब अर्थ का रेडियस बेटा 6400 किलोमीटर है, अब उसके लिए बेटा 100, 200, 500 कोई मायने नहीं रखेगा। तो हम h की वैल्यू को क्या कर देते हैं बेटा, नेग्लेक्ट कर देते हैं, और मान लेते हैं कि ये बॉडी अर्थ के बहुत पास है। ठीक है, तो इसलिए हम h को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, h को लिखते नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से तो यहाँ पे जो r की वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, जो कितना होता है 6400 किलोमीटर, तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। और अर्थ का जो मास होता है, मास कितना होता है बेटा, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और g की वैल्यू, g तो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, तो g की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आता है बेटा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये सारी वैल्यू आपको बेटा कैलकुलेट करना है, ये सारी वैल्यू लेनी है आपको, ले जाके इस ऊपर वाले इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। तो जब सारी वैल्यू ले जाके पुट करेंगे तो हमें जी की वैल्यू, अप्रोक्सीमेट जी की वैल्यू हमें मिलती है बेटा 9.77, और इसको हम मान लेते हैं किसके बराबर है बेटा, 9.8। तो अब ये जो जी है क्या बेटा, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी की भी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं वेट। तो मास और वेट दोनों सेम चीजें नहीं होती, दोनों क्या होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो वेट क्या होता है, वेट होता है बेटा मास इंटू ग्रेविटी का प्रोडक्ट। ठीक है, तो W इक्वल्स टू क्या होगा, m इंटू जी। ठीक है, तो g की वैल्यू कितनी आई बेटा, 9.8 आया, और बॉडी का मास अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बॉडी का क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा। अभी हम लोग जो वेटिंग मशीन पे खड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारा क्या बता रहा है। अभी जैसे अगर हम कहें कि हमारा 50 किलो वजन है, 60 किलो वजन है, 100 किलो वजन है, ठीक है, तो ये हम अपना क्या बता रहे हैं, वेट बता रहे हैं, नहीं, ये हम अपना क्या बता रहे हैं, मास बता रहे हैं। जब इसमें ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कराएंगे तब ये हमारा क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और ग्रेविटी जो होता है वो बेटा हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ग्रेविटेशन जो होता है वो बेटा हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस था। अब आगे बात करते हैं, अगर मान लो कोई हमारा बॉडी है, इसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, जैसे सेंटर में आपने क्या मान लिया, सन को, और सन के चारों तरफ प्लैनेट क्या कर रहा है बेटा, घूम रहा है। अब सन के चारों तरफ प्लैनेट घूम रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी, किसी वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। तो कितनी वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम पिछले
स्लाइड में यहाँ पे हमने इक्वेशन माना था, अब इस इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब जब इस इक्वेशन को कंसिडर करेंगे तो चलिए ध्यान से देखते हैं। चलिए, तो सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंटीपिटल फोर्स बताया आपको mv²/r, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? Gmm/r²। अब दोनों फोर्स दो सेम बॉडीज के बीच में लग रहे हैं, तो दोनों फोर्स को आपस में क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m से m कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से v² Gm/r, तो स्क्वायर इधर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि कोई प्लैनेट, अगर कोई बॉडी है, किसी बॉडी के चारों तरफ घूम रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगा बेटा? अंडर रूट में Gm/r के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं अर्थ के लिए बात करूं, ठीक है, जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई बॉडी है वो अर्थ के बहुत पास से घूम रहा है, जैसे सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट क्या होता है? अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, तो अब इसके लिए बात करें तो हम जानते हैं कि आर की वैल्यू हम किसके बराबर मानेंगे बेटा? आर की वैल्यू हम कैपिटल आर के बराबर मानेंगे। और ये g इक्वल्स टू, अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन निकाले थे, g इक्वल्स टू क्या होता है? Gm/r²। तो r की जगह कैपिटल R पुट करेंगे तो g इक्वल्स टू क्या होगा? Gm/r²। इसको इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो gm इक्वल्स टू क्या होगा? gr²। अब ये gm की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे ले जाके क्या करेंगे? पुट करेंगे। gm की जगह पे क्या पुट करेंगे? gr²। तो यहाँ gr²/r, तो एक r से एक r क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो v जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट में gr के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमने क्या निकाल लिया? हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया? वेलोसिटी निकाल लिया। अब हम निकालने जा रहे हैं बेटा टाइम पीरियड। ठीक है, कि उसे घूमने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कोई अगर हमारी बॉडी है वो क्या करे? रोटेशनल मोशन करे, तो उसे घूमने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो हम क्या लेंगे बेटा? सरकमफेरेंस लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा कोई प्लेनेट है, प्लेनेट क्या कर रहा है? कॉन्टिन्यूसली घूम रहा है, तो मान लो घूमने में कितना उसे टाइम लग रहा है? कैपिटल टी टाइम लग रहा है। ठीक है, उसका टाइम पीरियड क्या है? कैपिटल टी है, और ये टाइम पीरियड तो कैपिटल टी है। पेंट कर देते हैं बेटा, नैरो लेग। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्लेनेट है। ठीक है, ये हमारा प्लेनेट है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, तो ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो इसका पाथ क्या है बेटा? सर्कुलर पाथ है। तो सर्कुलर पाथ में अगर हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? बाउंड्री कैसे निकालते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। तो स्पीड मान लेते हैं कि ये कितनी वेलोसिटी के साथ घूम रहा है बेटा? v। तो स्पीड क्या हो जाएगा? v, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2πr, और कितना टाइम लग रहा है बेटा? कैपिटल टी टाइम लग रहा है। ठीक है, अब देखो v की वैल्यू थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, ये 2πr/t को इधर लिख दें, v इक्वल्स टू अंडर रूट में Gm/r, अभी थोड़ी देर पहले आपने कैलकुलेट किया है। तो अब जब रखेंगे तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करा लें, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, तो t को ऊपर भेज देंगे, ये टर्म कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो t को हमने ऊपर भेज दिया, तो t इक्वल्स टू क्या आ गया? 2πr अंडर रूट r डिवाइडेड बाई क्या हो गया? अंडर रूट में Gm। ठीक है, अब आगे देखिए, तो अब ये यहाँ पे r की पावर कुछ नहीं तो बेटा क्या है? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? t इक्वल्स टू 2πr, और यहाँ ये r की पावर क्या लिख सकते हैं? 1/2। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या होता है? ऐड होता है, और डिवाइडेड बाई क्या होगा? अंडर रूट में Gm। तो जब बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा बेटा? 3/2। तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2πr की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 0। अब अगर अर्थ के लिए बात करें, अर्थ का टाइम पीरियड कितना होगा? तो अर्थ के टाइम पीरियड के लिए हम वही बताए थे कि ये फॉर्मूला हम फिर से यूज करेंगे। Gm इक्वल्स टू क्या होता है? gr²। तो यहाँ Gm की जगह gr² पुट करेंगे, और r जो होगा वो किसके बराबर होगा? कैपिटल R के बराबर। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे r की पावर 3/2, या उसको अलग अलग कर दे तो r अंडर रूट में r लिख सकते हैं, और यहाँ से अब एक r हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये r² इस r को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा, जो यहाँ पे कैंसिल हुआ है। ठीक है, तो अंडर रूट में क्या बचेगा बेटा? r/g। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा अर्थ का? 2π अंडर रूट में r/g। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया बेटा ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है,
हमने एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ लिया क्या होता है, ठीक है। हमने ग्रेविटेशन का वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया क्या होता है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं कहता। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास क्या है, एक बॉडी है, ठीक है। अब वो हर एक बॉडी पे क्या लगाएगा बेटा, फोर्स लगाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो पार्टिकुलर किसी के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, वो सबके साथ क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर हर एक बॉडी ने कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया उसको कैलकुलेट करना है। तो उसको सिंपली कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, जनरली उसका हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम कर देते हैं। इनका पार्टिकुलर डायरेक्शन के साथ क्या करते हैं बेटा, सम कर देते हैं। तो एफ नेट किसके बराबर होगा, एफ नेट एफ एन वन प्लस एफ एन टू प्लस एफ एन थ्री डॉट 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 जितने भी रहते हैं सबको हम क्या कर देते हैं, नॉर्मली ऐड कर देते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मासेस एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड इन्फ्लुएंस बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दो बॉडी के बीच में इंडिपेंडेंटली लगता है, हर एक दो बॉडी के बीच में लगेगा, ठीक है। तो अगर उसके अगल बगल ढेर सारे बॉडी हैं तो उनके ऊपर भी क्या लगेगा, उनके द्वारा भी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स किसके बराबर होगा बेटा, वो बराबर होगा वेक्टर सम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं उन सभी का क्या बेटा, वेक्टर सम। तो अगर हम सबका वेक्टर सम कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं खास, ये पूछता उछता भी नहीं है बेटा। चलिए अब हम आगे देखने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हम जब चैप्टर शुरू किए थे उस टाइम आप लोगों को बताया था कि ग्रेविटेशन जो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट, ग्रेविटेशन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ग्रेविटी की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। अब ग्रेविटी कहाँ कहाँ चेंज होता है, तो हम बताए थे कि जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी चेंज होगा, नीचे जाएंगे तो भी चेंज होगा, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो भी, या पोल से इक्वेटर जाएंगे तो भी, और अर्थ के रोटेशन की वजह से भी चेंज होगा। तो ये चार वजह हैं जिनके वजह से क्या होता है, जी की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो एक लाइन से आपके सिलेबस में मोस्टली दो ही पढ़ना है, एक हाइट और एक डेप्थ, लेकिन हम आपको चारों चीज़ें पढ़ाएंगे, आराम से समझते रहें, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम बात कर रहे हैं एल्टीट्यूड, मतलब अब की बार हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, हाइट की, ठीक है। तो हमने क्या कंसीडर किया, ये हमारा अर्थ है, अर्थ का मास क्या है, कैपिटल एम, अर्थ का सेंटर पॉइंट है ओ, और अर्थ का रेडियस जो है वो क्या है बेटा, कैपिटल आर, ठीक है। अब यहाँ से कोई बॉडी ऊपर रखी हुई है, कोई एक बॉडी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आप ही लोगों को बना दे रहा हूँ किसी को, यहाँ पे कोई एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास क्या है, स्मॉल एम है, और वो सरफेस से कितना ऊपर है, एच हाइट ऊपर है। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल हाइट की, टोटल लेंथ की बात करूँ तो टोटल लेंथ को हम मान लेते हैं क्या है बेटा, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर किसके बराबर होगा, कैपिटल आर प्लस एच के बराबर होगा, ठीक है। तो वही चीज़ पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि हमने कंसिडर कर लिया कि अर्थ क्या है, स्फीयर शेप का है, ठीक है। और इसका जो मास है वो क्या है, कैपिटल एम है, और रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और उसका सेंटर पॉइंट है कैपिटल ओ, ठीक है। अब इससे कुछ हाइट ऊपर कोई एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास क्या है, स्मॉल है। अब ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए अगर हम बात करें बेटा सरफेस की, तो थोड़ी देर पहले आपने ये फॉर्मूले को कैलकुलेट किया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले में, कि अगर हम मान लें कि अगर हम सरफेस पर जी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो सरफेस पर जी की वैल्यू कितनी होगी, तो ध्यान से समझिए। तो अगर मैं सबसे पहले किसके लिए बात कर रहा हूँ, सरफेस के लिए, ठीक है। सबसे पहले किसके लिए बात कर रहा हूँ, सरफेस के लिए। तो जब बेटा सरफेस के लिए बात करेंगे तो सरफेस के लिए जी की वैल्यू हमने निकाला हुआ था, तो सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी आई थी, जी इक्वल्स टू आया था बेटा जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जी एम डिवाइडेड बाई क्या आया था, आर स्क्वायर। बस लिखा नहीं रहा, एक सेकेंड बेटा। तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी आई थी, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये जी की वैल्यू आई थी सरफेस के लिए। अगर हम बेटा ये इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम ए पॉइंट बोल देते हैं, और ऊपर वाले पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ऊपर वाले पॉइंट को हम बी पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है।
अब ए पॉइंट और बी पॉइंट पे, तो ए पॉइंट हमारा सरफेस वाला है और बी पॉइंट हमारा एक सर्टेन हाइट के ऊपर वाला पॉइंट जो हमने कंसिडर किया है। तो अब अगर बी पॉइंट के लिए बात करेंगे तो उसके लिए जो जी की वैल्यू लिखेंगे वो कितनी लिखेंगे, ध्यान से समझिए। तो अगर बी पॉइंट के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी बेटा जी जी इक्वल्स टू क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, लेकिन आर की जगह अब कैपिटल आर न लिख के अब की बार क्या लिखेंगे, स्मॉल आर का स्क्वायर। और स्मॉल आर किसके बराबर होता है, आर प्लस एच का स्क्वायर। और यहाँ पे एच हम क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हाइट की बात कर रहे हैं। अब हम क्या किए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या किए, डिवाइड किए। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीएम से जीएम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हमारा ऊपर चला जाएगा, ये टर्म कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जी एच बाई जी क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। तो अब की बार बेटा यहाँ पे ध्यान से इधर देखो, यहाँ से अगर हम आर को क्या ले लें, कॉमन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो ये आर स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, नीचे से अगर आर को कॉमन लोगे तो ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो आर जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। देखो हमने क्या बोला है कि हम आर को कॉमन ले रहे हैं, आर स्क्वायर को कॉमन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हम आर को कॉमन लिए और जहां पे आर नहीं रहेगा वहां पे हमें आर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कराना पड़ेगा। बात सही करेंगे नहीं कह रहे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 2x है और प्लस 1, और बेटा अगर हम यहाँ से क्या करें, x को कॉमन ले लें, तो अगर x को कॉमन लेंगे तो यहाँ तो x है नहीं, तो यहाँ 2 प्लस 1 बाई क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, क्योंकि x का जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2x प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स, तो ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो उसी तरीके से जहाँ पे ये टर्म नहीं है आर की वैल्यू, वहाँ पे अगर हम कॉमन लेंगे तो उसके वहाँ पे क्या कराना होगा, डिवाइड कराना होगा। तो यहाँ पे तो आर था, तो आर को कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ पे आर नहीं है तो आर को क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे, तो क्या होगा एच बाई आर। और आर को बाहर लिए हैं तो स्क्वायर लगने की वजह से जो बाहर आएगा वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर लगा रहेगा। अब इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे समझिए, तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये टर्म जो नीचे है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हमें पता है पावर में क्या लगा देंगे बेटा, माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पे जी एच बाई जी इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 प्लस एच बाई आर और -2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, एच क्या है, एच हाइट है जितना हम सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है अर्थ की रेडियस। ठीक है, अब अर्थ का रेडियस क्या होता है, 6400 किलोमीटर, उसको चेंज करोगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर लिखोगे। और एच क्या है बेटा, एच हाइट है, मान लीजिए आप 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। ठीक है, आप कितने हाइट पे ऊपर गए हैं। ठीक है, तो अगर जब भी हम एच बाई आर करेंगे तो हमेशा ये जो टर्म आएगा, ये टर्म क्या आएगा बेटा, बहुत छोटा आएगा। ठीक है, अरे ऐसे समझिए ना बेटा, अब 0.1 में आप अगर 0.1 में आप अगर 100 का डिवीजन कराएंगे तो ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें तो h की वैल्यू तो बहुत कम है और r की वैल्यू बहुत ज़्यादा, तो अगर हम यहाँ पे डिवीजन कराएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बहुत छोटी आएगी। तो हम बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े हुए हैं मैथमेटिक्स में कि अगर 1 प्लस बी के पावर -n है और b की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है, b की वैल्यू बहुत ज़्यादा क्या है, 1 से छोटी है, तो उस केस में पावर जो होता है वो इस वाले पोजीशन पे आके मल्टीप्लाई कराता है। तो जो इसका आंसर आता है वो 1 प्लस एन बी आता है। ठीक है, सॉरी 1, ये -n है तो माइनस आएगा, तो 1 माइनस एन बी के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये पावर इस सेकंड वाले प्लेस पे आके क्या कराएगा, मल्टीप्लाई कराएगा। तो जब मल्टीप्लाई कराएगा तो क्या आ जाएगा, ये पावर इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस 2h बाई क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और यहाँ से अगर g की वैल्यू इधर भेज दें तो ये g ऑफ h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, g ब्रैकेट में 1 प्लस 2h बाई आर। अब इस इक्वेशन को बेटा ध्यान से समझो। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो h की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी। तो पता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे h की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अब जब h की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो 1 में से माइनस करना है, तो जब 1 में से ज्यादा वैल्यू माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, बहुत छोटी आएगी। ठीक है, तो उसमें अगर हम हाइट पे निकालेंगे तो इसका हमें ये कंक्लूजन निकला कि जैसे जैसे अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो g की वैल्यू क्या होगी बेटा, डिक्रीज करेगी। g की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ये याद रखिएगा। जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे g की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इस रिजल्टेंट से हमें यही चीज मिला कि फ्रॉम
above equation we can see that when the value of h increases, जब वैल्यू ऑफ h हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो ग्रेविटी की वैल्यू वहां पे क्या होगी बेटा, हमारी डिक्रीज करेगी। तो ग्रेविटी एट हाइट, ठीक है, ग्रेविटी एट हाइट, ठीक है, तो ग्रेविटी उस हाइट पे हमारी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये हो गया बात जब हम वेरिएशन पढ़ेंगे एबव द अर्थ सरफेस हाइट पे। अब हम डेप्थ में जा रहे हैं, ठीक है। तो डेप्थ में जाएंगे तो डेप्थ वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझिए। डेप्थ के लिए क्या करेंगे, जब, तो अब हम डेप्थ के लिए जा रहे हैं, तो डेप्थ के लिए ध्यान से समझिए। अब चलिए मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ। चलिए इसको मैं स्लाइड को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इसको, इस फिगर को ध्यान से समझिए, ठीक है। देखो जैसे बेटा यहाँ पे हमारा क्या है, ठीक है, चलो जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का क्या है बेटा, सेंटर है, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का रेडियस टोटल क्या है, कैपिटल आर। अब हम थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, कितना डेप्थ में आए बेटा, डी डेप्थ में आए। अब फिर यहाँ पे हमने क्या कर लिया बेटा, एक स्फीयर को कंसिडर कर लिया, ठीक है, हर तरफ से हम कितना, ये अब हम अर्थ के कहाँ आ रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कितना अंदर आ गए बेटा, कितना डेप्थ में आ गए, डी डेप्थ में अंदर आ गए, ठीक है। तो अर्थ का जो टोटल मास था वो क्या था, कैपिटल है, लेकिन जब अंदर आ गए तो वो मास क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा, तो हम नया वाला मास मान लेते हैं क्या बेटा, एम डैश, ठीक है। तो अर्थ का टोटल मास जो था वो क्या था, कैपिटल एम, और अब जो न्यू मास बचा हुआ है, डी डेप्थ अंदर आए, तो अंदर आए तो बेटा चारों तरफ से आप कम होगा ना, तो स्फीयर की साइज कम होगी, तो स्फीयर की साइज कम हुई तो उसका मास भी क्या होगा, कम होगा, तो मास कम हुआ तो नए मास को हम क्या मान लेते हैं, एम डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्मॉल आर। ये जो आर है ये किसके बराबर होगा बेटा, ये आर होगा बेटा आर माइनस डी के बराबर, ठीक है, ये स्मॉल आर किसके बराबर होगा, आर माइनस डी के बराबर, ठीक है। अब अगर हम सरफेस की बात करें, इस पॉइंट को बेटा हम बी पॉइंट दे देते हैं, इस पॉइंट को हम ए पॉइंट दे देते हैं, तो एट पॉइंट ए, किसकी बात कर रहे हैं, एट पॉइंट ए, ठीक है। अब अगर हम ए पॉइंट के लिए बात करें, तो ए पॉइंट के लिए जी इक्वल्स टू हम जानते हैं सरफेस के लिए क्या होता है, जी एम डिवाइडेड बाई क्या होता है, आर स्क्वायर, ठीक है, जी एम बाई क्या होता है, आर स्क्वायर। अगर हम बी पॉइंट के लिए बात करें, ठीक है, कौन से पॉइंट के लिए बात करने जा रहे हैं, बी पॉइंट के लिए, तो ध्यान से समझिएगा बी पॉइंट के लिए हम कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ आते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा बी पॉइंट के लिए बात करें, किसके लिए बात करें, बी पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं। तो जब बी पॉइंट को हम कंसीडर करें तो बी पॉइंट पे निकालने जा रहे हैं, तो वहां पे जी ऑफ डी, क्योंकि अब हम डेप्थ में जा रहे हैं, तो जी ऑफ डी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, जी और न्यू मास क्या है, एम डैश है, तो जी एम डैश और डिवाइडेड बाई आर। स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर है, हम अभी बताएं, स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल आर माइनस डी, तो यहाँ लिख देंगे आर माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आपके सामने बना हुआ है सर, इसको हम अभी इरेज कर दें, चलिए ठीक है। अब यहाँ आते हैं, तो g ऑफ d क्या आ गया, g एम डैश डिवाइडेड बाई क्या हो गया, r माइनस डी का स्क्वायर। अब हम अगर g और g डैश की वैल्यू के बारे में बात करें, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम जानते हैं डेंसिटी जो बराबर होता है वो किसके होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे गलती लिख दिया है सर, ये g और g डैश नहीं सर, ये m और m डैश की बात होगी,
ठीक है, यहाँ पे हमारा m और m डैश रहेगा, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होगा, हम रो मान लेते हैं। मास क्या है बेटा, सबसे पहले हम न्यू मास की बात कर रहे हैं, तो न्यू मास के लिए क्या लिखेंगे, m डैश। और वॉल्यूम, जो हमारा अर्थ होता है वो किस शेप का हम लेकर चल रहे हैं, परफेक्ट तो स्फीयर नहीं होता, लेकिन हम कंसीडर किए हैं किस शेप का है, स्फीयर शेप का है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई, और आर की वैल्यू कितनी होगी, r माइनस डी के पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर m डैश निकालेंगे तो इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराना होगा, तो m डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई, ये पाई 4 पाई रो r माइनस डी का क्यूब डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, तो जब हमने इसकी वैल्यू को पुट किया तो हमें ये वैल्यू मिल गई, एम डैश की न्यू वैल्यू मिल गई। एम डैश किसके बराबर है, ये 4 पाई रो r माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर ए। सेम इसी तरीके से बेटा अगर पूरे के लिए बात करें, मतलब अब हम नए वाले के लिए तो बात कर चुके हैं, अब पूरे के लिए बात करें, ठीक है। तो रो इक्वल्स टू क्या होगा, पूरे का मास क्या हम माने थे, कैपिटल एम, तो कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 4/3 पाई, और अर्थ का रेडियस क्या होता है आर, तो आर का क्यूब। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हमें क्या मिल गया बेटा, m का वैल्यू मिल गया। तो हमें m डैश और m दोनों की वैल्यू पुट मिल गई। अब दोनों की वैल्यू, m डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं और m की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंक्लूजन, ध्यान से समझिए। तो जब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट रिस्पेक्टिवली, तो a की वैल्यू हम कहाँ पुट कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में, और b की वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में। तो चलिए सर ध्यान से समझिए, देखो बेटा g की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या था, देखो g इक्वल्स टू क्या था, जी एम बाई आर स्क्वायर, यही m की वैल्यू थी। तो अगर हम m की वैल्यू कितनी आई है, m की वैल्यू आई है रो 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो m की जगह पे ये वैल्यू लाके पुट करेंगे तो g तो अपनी जगह है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर भी अपनी जगह है, m की जगह रखेंगे तो पाई 4, ये डेंसिटी 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3, तो आर स्क्वायर से ये आर क्यूब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो गया, सिर्फ एक आर हमारा यहाँ पे बचेगा। और उसके बाद और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है बेटा, छोड़ दीजिए। अब देखिए आगे क्या होगा, तो हमने जब दूसरे वाले में वैल्यू पुट किया तो जी ऑफ डी की वैल्यू कितनी मिली, तो वहां से बेटा इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, आर माइनस डी हमारा बचेगा। तो उसको हमने इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया था, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, और ये जो इक्वेशन है इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों को हम डिवीजन कर रहे हैं, तो डिवीजन करेंगे तो जी ऑफ डी डिवाइडेड बाई जी, तो जब जी ऑफ डी की वैल्यू ऊपर रखेंगे तो 3 से ये 3 कैंसिल, जी से जी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या बेटा, r माइनस डी, और नीचे क्या बचा r, तो g ऑफ d डिवाइडेड बाई g इक्वल्स टू क्या बचेगा, r माइनस डी बाई r। अब ऊपर से अगर हम r को कॉमन लेंगे तो हम बताए थे जहाँ पे नहीं रहता वहाँ पे हम r को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से r को कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे d के नीचे r नहीं है तो हम r से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इस r से ये r हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये r से ये r हमारा कैंसिल हो गया तो ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे बचा क्या, तो यहाँ पे बचा हमारा बेटा g ऑफ d इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे देखिए g ऑफ d इक्वल्स टू, g को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो g ब्रैकेट में 1 माइनस डी बाई क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से एबव इक्वेशन से क्या मिला, d हमारा क्या हो रहा है, डेप्थ, जितना हम नीचे जा रहे हैं d की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे d की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अब एक बात बताइए, अगर हम सेंटर पे पहुंच गए, अर्थ के सेंटर पे पहुंच गए, तो क्या d की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगा कि नहीं होगा, पक्का ना, ठीक है। g की वैल्यू जो है, अब एक बात बताइए, अगर हम अर्थ के सेंटर की तरफ पहुंच गए, ठीक है, सरफेस से सेंटर तक की डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो वो अर्थ के रेडियस के बराबर ही तो होगा। तो अगर हम सेंटर पे पहुंच गए तो d की जगह क्या पुट कर देंगे, कैपिटल R, तो R से R कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0। तो अगर अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे आपके लिखा हुआ है, तो अगर हम सेंटर पे बात करें तो डी आर के बराबर होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जी ऑफ डी क्या आ जाएगा बेटा 0, कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे। तो अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ, पक्का ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस रिजल्ट से हमें मिला क्या,
इस रिजल्ट से मिला कि जैसे जैसे बेटा अगर नीचे की तरफ जाएंगे डी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो जब डी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हम डी की वैल्यू इंक्रीज करेगी ये पूरा टर्म हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये तो इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी, देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए आप लोग तब आपको क्लियर होगा। सेम वही हाइट वाला इक्वेशन आ रहा है ना सर, ध्यान से समझो। तो जैसे जैसे बेटा हम नीचे की तरफ जाएंगे डी की वैल्यू बढ़ेगी, तो डी की वैल्यू बढ़ रही है और नीचे आर हमारा अर्थ का रेडियस है वो तो फिक्स है, ठीक है। तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, आर का वैल्यू क्या है बेटा, फिक्स है, कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ये वैल्यू बढ़ेगी तो 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा ये वैल्यू, तो ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, जैसे जैसे हम सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो अच्छा हमें क्या क्या पता चल गया, हमें पता चल गया सरफेस पे क्या होता है 9.8 होता है, जैसे जैसे सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी, ठीक है। और जैसे जैसे डेप्थ में भी जाएंगे जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम सेंटर पे जाके वेट की बात करें तो वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वैल्यू सेंटर पे क्या है, 0, तो वहां पे अगर हम अर्थ के सेंटर पे जाएंगे वहां पे हमारी वेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा बॉडी का वेट भी चेंज होता है लेकिन मास कभी भी बॉडी का चेंज नहीं होता। तो कोई पूछे मास और ये वेट में क्या डिफरेंस होता है, तो मास और वेट क्या होता है, मास बेटा हमारा जो क्वांटिटी हमारे बॉडी के अंदर कंटेन रहती है वो हमारा क्या बताता है, मास बताता है, उसमें अगर ग्रेविटी का मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो हमारा क्या बताएगा, वेट बताएगा, ठीक है। और वेट कभी भी, ये वेट जो होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है लेकिन मास कभी भी बॉडी का बदलता नहीं है, ठीक है। तो अगर हम अर्थ के सेंटर पे चले जाएंगे तो वहां पे हमारा वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब आगे चलते हैं, तो हमने किसके लिए बात कर लिया, हमने बात कर लिया वेरिएशन फॉर हाइट एंड डेप्थ, ठीक है। अब हम बात करेंगे इक्वेटर और पोल की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, इक्वेटर और पोल की। तो ध्यान से समझिए इक्वेटर और पोल के केस क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें इक्वेटर और पोल की तो हमें यहाँ पे पता हुआ है कि हमारा जो अर्थ होता है वो बेटा कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। अब जो आप लोग परफेक्ट स्फीयर समझ रहे हैं वो हमारा अर्थ परफेक्ट स्फीयर शेप का नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर से क्या होता है, चिपटा रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से अगर चिपटा रहता है तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस वाले को हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा रेडियस ऑफ इक्वेटर और ये हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ पोल, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ पोल, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेडियस ऑफ इक्वेटर की तो वहां पे हम रेडियस ऑफ इक्वेटर जो होगा वो पोल से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, इतनी चीज क्लियर है। तो अगर जी की वैल्यू पुट करें तो जी की वैल्यू हमने निकाला है जी एम बाई क्या होता है, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू को पुट करते हैं तो जी ऑफ ई, इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू लिखेंगे हम, ध्यान से समझिए, तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या लिखेंगे, इक्वेटर पे जी की वैल्यू लिखेंगे जी एम डिवाइडेड बाई आर ऑफ ई का स्क्वायर और पोल पे जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर पी। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवीजन करा देते हैं तो जी एम से जी एम हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, आर स्क्वायर पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ई, ठीक है। तो अब एक बात बताइए यहाँ से एवर्ब रिलेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, आर ऑफ पी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे आर ऑफ ई जो है वो ज्यादा है किससे, आर ऑफ पी से, क्योंकि इक्वेटर का रेडियस पोल के रेडियस से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो वो वैल्यू और बड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकला कि जो इक्वेटर है मतलब ग्रेविटी एट इक्वेटर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, रेडियस ऑफ इक्वेटर, मतलब ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ इक्वेटर के, और ग्रेविटी एट पोल भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ पोल के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा आर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो ये देखो यहाँ पे आर ऑफ ई की वैल्यू आर ऑफ पी से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसका स्क्वायर और ज्यादा होगा। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा इक्वेटर होता है
तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो रेडियस एट इक्वेटर ज्यादा है तो ये ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या होगा, कम होगा, और ग्रेविटी एट पोल हमारा क्या होगा, ज्यादा। तो याद रखिएगा सर, तो ग्रेविटी पोल पे ज्यादा होती है और इक्वेटर पे क्या होती है, कम। ठीक है, चल, तो हमारा इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या होता है, इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या होता है बेटा, इक्वेटर पे हमारी ग्रेविटी कम होती है और पोल पे हमारी ग्रेविटी ज़्यादा होती है। तो अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं तो हमारी ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। ठीक है, याद रखिएगा, अगर हम पोल से कहाँ जा रहे हैं, इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, क्योंकि पोल पे जी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा, और इक्वेटर पे क्या होती है, कम। तो जब पोल से आप ग्रेविटी ये इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा वेरिएशन ऑफ अर्थ के बारे में। ठीक है, अब वेरिएशन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, अब यहाँ पे अर्थ हमारा क्या कर रहा है बेटा, रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन होने की वजह से भी हम आपको समझाए थे कि जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो कितना चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, उसके बारे में आज की क्लास में समझेंगे। तो बेटा ध्यान से समझिए, जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो हमने क्या कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया कि हमारा अर्थ है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, वो कौन से एक्सिस के लॉन्ग, पोलर एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये हमारा एक्सिस है। इस एक्सिस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है बेटा, ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये हमारा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। चल, दिख रहा है ना। तो ये हमारा बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब एक बात बताइए, आप हैं कहाँ, अर्थ पे। ठीक है, क्या आप अर्थ के अंदर हैं कि सरफेस पर हैं। तो आप कहेंगे सर हम अर्थ के कहाँ हैं, सरफेस पर हैं। ठीक है, हम अर्थ के कहाँ हैं, सरफेस पर हैं। तो एक बात से ऐसे सोचिए कि जैसे ये हमारा क्या है बेटा, अर्थ है, तो कोई होगा बेटा यहाँ पे होगा। बात सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, कोई होगा वो यहाँ पे होगा बेटा, कोई होगा जो यहाँ पे होगा। ठीक है, कोई होगा जो यहाँ पे होगा, क्योंकि अर्थ हमारा क्या है, स्फीयर शेप का है ना, और बाकी इसके चारों तरफ क्या है, स्पेस है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, हमारा स्पेस है, और अर्थ का शेप क्या है, स्फीयर शेप का है। तो अब जरूरी नहीं है कि कोई हमारा कहीं भी है या ऐसे ऊपर है। तो अगर हमारा अर्थ ऐसे ऐसे घूम रहा है बेटा, ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो रोटेट कर रहा है तो इसके लिए कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। इसके लिए कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक दिमाग लगाइए और थोड़ा सा बस सोचने की कोशिश करिए। ठीक है, बस थोड़ा सा बेटा समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया कि हमारा ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ का क्या है, सरफेस है, और यहाँ पे कोई एक बॉडी है। ठीक है, जब यहाँ पे बॉडी है और अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसके लिए ये वाला एक्सिस ऑफ क्या होगा, रोटेशन होगा। मान लेते हैं कि जिस एक्सिस से ये घूम रहा है, वहां से लेकर इसके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, मान लो कि हमारा एक अर्थ है। ठीक है, अर्थ जब रोटेट कर रहा है तो इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, ये वाला होगा। और मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली मोशन कर रहा है। तो जब अर्थ कॉन्टिन्यूसली मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा होगा या यहाँ पे जो बॉडी होगी उसका मास क्या मान लेते हैं, स्मॉल एम, और अर्थ का जो हमारा टोटल मास क्या है, वो कैपिटल एम है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तो अर्थ हमेशा बॉडी को कहाँ खींचने की कोशिश करेगा, अपने सेंटर पे कि अपने एक्सिस की तरफ। तो सबको पता है सर, अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, अर्थ के सेंटर की तरफ। ये फोर्स कहाँ लगेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, मास इंटू ग्रेविटी। तो एफ किसके बराबर आ जाएगा, एम इंटू जी के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये फिगर को अलग से बनाया गया है, तो इस फिगर को ध्यान से समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेटा हमारा हो रहा है कि ये हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक बॉडी है सर, और वो बॉडी क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, एक्सिस हो गया। इस एक्सिस पे ये बॉडी कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल आर है। यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो वो बाहर की तरफ उसके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा नहीं है बेटा, बस थोड़ा सा। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये लगा दिया F इक्वल टू क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, बॉडी बाहर की तरफ जो, अब देखो अगर हम बस में बैठे हुए हैं और बस हमारी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, ठीक है, वो घूम रही है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी बाहर की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो जब हमारी बॉडी बाहर की तरफ जाएगी तो वहाँ पे जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रहा है बेटा, ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है F इक्वल टू एम जी। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा कहीं इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, ये बात सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट इसके बीच में आएगा, एक फोर्स उधर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं इस डायरेक्शन में आएगा, बताओ हाँ या ना, ठीक है। लेकिन हमने बनाया कहाँ है, तो हमने बेटा देखो थोड़ा सा इधर की तरफ बनाया है, ठीक है, हमने थोड़ा सा इधर की तरफ बनाया, ये ग्रेविटी की तरफ इसको थोड़ा सा झुका दिया। अब कहोगे सर क्यों, अब बेटा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे बेटा 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर बेटा 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बॉडी का रिजल्टेंट कहाँ होगा, क्या ये दोनों के बीच में होगा या वो जी की तरफ ज्यादा, मतलब यहाँ ग्रेविटी की तरफ ज्यादा झुका रहेगा, तो ऑफ कोर्स इधर बेटा कम फोर्स लग रहा है, इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ज्यादातर किसकी तरफ होगा, जिधर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो इसलिए इसका जो रिजल्टेंट होता है वो इधर की तरफ होता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं एम ऑफ जी, ठीक है, हम ये इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, जी इफेक्टिव, ठीक है, इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, जी इफेक्टिव। तो अब ये जो जी इफेक्टिव होगा ये किसके बराबर होगा बेटा, ये होगा बेटा, ये जो फोर्स होगा यहाँ पे इधर की तरफ जो फोर्स, ये भी हमारा फोर्स है, ये भी हमारा फोर्स है, तो इधर की तरफ भी तो फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी के बराबर, तो यहाँ मास इनटू ग्रेविटी, यहाँ वाला जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो हमारा रिजल्टेंट वाला फोर्स है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एम जी ऑफ इफेक्टिव। तो एम जी ऑफ इफेक्टिव किसके बराबर होगा, एम जी प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये नहीं है सर, ठीक है। तो अब m तीनों में से कॉमन लेकर m को हम क्या कर दे रहे हैं बेटा, कैंसिल कर दे रहे हैं, तो जो g इफेक्टिव फोर्स आएगा ये क्या आएगा, g प्लस आर, ये आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये सारे क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये हमारे कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। पढ़ाते टाइम ये स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारा जो ग्रेविटी होता है वो वेक्टर होता है और ग्रेविटेशन जो होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेविटी है, तो ये सब ग्रेविटी है, और ये हमारा क्या है बेटा, फोर्स है, जो फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या है सर, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके लिए ये रेडियस क्या लेंगे, स्मॉल आर, अगर जो इधर की तरफ होगा उसके लिए ये आर की वैल्यू किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ आर के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो उस हिसाब से थोड़ा सा बस सोचिए, चलिए, तो ये चीज यहाँ पे होगा। तो जब हमने यहाँ पे जी इफेक्टिव की वैल्यू लिखी तो जी इफेक्टिव किसके बराबर होगा बेटा, जी वेक्टर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ठीक है। तो अगर हम जानते हैं कि दो वेक्टर है तो वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, तो वेक्टर का एडिशन होता है कि जो रिजल्टेंट होता है वो अंडर रूट में, या आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि आर की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, किसके बराबर आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, ये रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर का सम। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे दो वेक्टर क्या हो रहे हैं, एडिशन हो रहे हैं, तो इनका जो सम होगा वो किसके बराबर लिखेंगे, तो वो हम लिखेंगे बेटा अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव किसके बराबर आ जाएगा, तो जी इफेक्टिव आ जाएगा, यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, जी है, तो स्मॉल जी का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ आर के पावर कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा पावर 4 प्लस 2gr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। अब ओमेगा क्या है, ओमेगा हमारा बहुत छोटा है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/t, ठीक है, या इसको 2πf लिख दो, तो f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम, तो यहाँ पे 2π/t लिख दो या 2πf लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा, अब देखो ओमेगा की वैल्यू पहले से ही बहुत छोटी है,
और यहाँ पे ओमेगा पावर क्या है बेटा 4 है, तो अब बेटा इसकी पावर और भी ज्यादा छोटी हो जाएगी ना। जैसे ऐसे बताइए, अगर हम बोलें कि बेटा 0.2 है, ठीक है, ये तो पहले से छोटा टर्म है, ठीक है, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 0.04 आएगा, तो क्या ये इससे बहुत ज्यादा छोटा नहीं हो गया क्या? ठीक है, तो अगर बेटा बहुत ज्यादा छोटा हो गया तो उसी तरीके से यहाँ पावर 4 है, तो ये टर्म और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा ना, तो इस वाले पूरे टर्म को हम क्या कर देते हैं बेटा, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, 0 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो जब ये टर्म पूरा हम नेग्लेक्ट कर देंगे, 0 के बराबर मान लेंगे, तो फिर बचा क्या सर? बेटा ध्यान से समझिए, फिर हमारा यहाँ पे बचा क्या, चलो इधर आते हैं, इसको रफ कर दें, नहीं तो आप लोगों को हौच लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, तो जो जी इफेक्टिव आएगा क्या आएगा बेटा, जी स्क्वायर प्लस 2GR ओमेगा स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा। अब बच्चों के मन में आएगा सर ये 180 माइनस थीटा क्यों लिखे हैं? बेटा यहाँ पे ध्यान से समझो, ठीक है, फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा बेटा, थीटा होगा, ठीक है, इतना तो मैथमेटिक्स सबको आता है सर, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा, और ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन टोटल एंगल कितना बनाता है, 180, तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा बेटा, 180 माइनस थीटा। बताइए सर सही लिखेंगे नहीं? तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा बेटा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब ले जाके हम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या रखना है, तो चलिए, तो यहाँ पे हम पुट कर दिए, तो थीटा की जगह क्या रख दी, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखिए जी स्क्वायर है, यहाँ बेटा जी है, तो अगर हम बेटा जी स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो एक ही जी है, तो यहाँ दूसरा जी नहीं है, तो यहाँ पे जी का हम क्या करा दे रहे हैं, डिवीजन करा दे रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या बचेगा बेटा, 2 पाई, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर इधर लिख दिए, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं, चलिए, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा बेटा, अब देखो ये जो रूट है, रूट को हटाएंगे तो पावर में क्या लिखेंगे, 1/2, और वही चीज आपको समझाएं कि अगर पावर ये इस वाले पोजीशन की वैल्यू अगर बहुत छोटी है तो ये पावर इस पोजीशन पे आके क्या कराता है, मल्टीप्लाई कराता है, तो जब ये 1/2 इस पोजीशन पे आके मल्टीप्लाई कराएगा तो 2 से 2 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो जो जी इफेक्टिव होगा वो किसके बराबर होगा, जी ब्रैकेट में 1 माइनस आर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर बाई स्मॉल जी, ठीक है। अब यहाँ पे r की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगा बेटा, r cos थीटा के। अब ये r cos थीटा कहाँ से है, इसको भी समझिए, देखिए ध्यान से समझिए, जैसे ये हमारा क्या है बेटा, अगर हम इस वाले टर्म को इसको इसको इस वाले एरिया को अगर हम काट के बाहर की तरफ लेकर आए, ठीक है, इस वाले को ध्यान से समझिए, इसको अगर हम बाहर की तरफ लेकर आ रहे हैं तो क्या बेटा कुछ हमें इस तरीके से ये दिखेगा, देखिए ये वाला एंगल कितना है बेटा, थीटा है, ठीक है, ध्यान से समझिए, ये वाला एंगल कितना बना हुआ है, थीटा, तो हम जानते हैं बेटा अल्टरनेट से ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा, और इसका जो डिस्टेंस बताएं ये कितना डिस्टेंस है, स्मॉल आर, और ये जो है ये अर्थ का रेडियस है क्या, यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक का ये है क्या बेटा, ये हमारा अर्थ का रेडियस है, तो ये हमारा आर हो जाएगा, तो अगर हम बेटा यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू निकाले तो क्या वो आर कॉस थीटा नहीं आएगा, ठीक है, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू ले जाके बेटा हम पुट कर देते हैं, तो जब पुट करेंगे तो यहाँ आर की जगह पे पुट करेंगे तो आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब अगर बात करें इक्वेटर की बात करें, ठीक है, किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा, इक्वेटर, तो इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर हम इक्वेटर, अब ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट हमारा पोल है, ये पॉइंट हमारा इक्वेटर है, ठीक है, तो इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो ये वाला एंगल इधर की तरफ आएगा, तो मतलब थीटा की वैल्यू कहाँ ट्रेंड कर जाएगी बेटा, 0 पे, तो इक्वेटर पे जाएंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो यहाँ पे cos 0 पुट करेंगे, तो cos 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे जी इफेक्टिव हमारा किसके बराबर होगा, जी ब्रैकेट में 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाई स्मॉल जी, ठीक है। अगर हम पोल के लिए जाएंगे तो पोल के लिए यही थीटा की वैल्यू कितने पुट करेंगे, 90 पुट करेंगे, और जब बेटा थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 90 क्या होता है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, cos 90 क्या होता है 0, और cos 0 क्या होता है, cos 0 क्या होता है
cos 0 की वैल्यू बेटा होती है 1, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री याद कर लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आप लोगों को। तो जब यहाँ पे cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो ये पूरे टर्म क्या हो जाएंगे हमारे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, g। तो मतलब जो g इफेक्टिव की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगा बेटा, g के बराबर आएगा। कौन से केस में बेटा, पोल के केस में। और बेटा इक्वेटर के केस में जी फैक्टिव की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, वो आएगा बेटा हमारा जी 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी, ठीक है। और अगर जी को इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये जी, और ये यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस जी से ये जी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब इससे आपको क्या रिजल्ट, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाए थे, आपको बताए थे ना रोटेशन वाला, वहां पे हम आपको बताए थे कि हमारा अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और पोल से अगर इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो देखिए ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे ये वैल्यू होती है और पोल पे ये। तो बताइए इक्वेटर पे ज्यादा होता है जी की वैल्यू की पोल पे, तो हमें पता चला पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है और इक्वेटर पे उससे क्या होती है, कम। तो जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, चलिए। तो अब इसके बाद बेटा हम लोगों को पढ़ना है कैपलर्स लॉ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक बेटा, उसके बाद अगले क्लास में हम मिलेंगे तो उसमें कैपलर्स लॉ के बारे में बहुत अच्छे से सारी डिटेल्स से सारी बातें करेंगे, और आपके हर एक न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे क्या होंगे, लग जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे क्या करते हैं बेटा, समाप्त। थैंक यू बेटा।